हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। हम बात कर रहे थे पैथोलॉजी 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसमें अभी तक मैं 4 पार्ट डाल चुका हूँ। ये उस वीडियो का 5th पार्ट है। तो अभी तक हम सेलुलर अडाप्टेशन, एडिमा, शॉक, अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकेमिया, वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एल्कोहल सिरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रूमेटिक हार्ट डिसीज, ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे निमोनिया, सीओपीडी, इम्फीजिमा, ब्रोंकल अस्थमा। ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निमोनिया, ठीक है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया लंग्स की कंडीशन है। ये तो सबको पता है कि निमोनिया जो है वो क्या है, लंग्स डिसीज है। अब इसमें होता क्या है, ये एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन ऑफ लंग है, ठीक है। जल्दी से होता है, बहुत जल्दी, मतलब पता भी नहीं लगता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा क्या होता है? लंग पेरेन्काइमा वो लंग्स के वो पार्ट जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के काम में आते हैं, जैसे एल्वोलाई और इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये मेनली लंग्स की एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में काम में आता है। लंग्स का काम क्या है? गैस एक्सचेंज करने का मेन काम तो यही है ना। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, एल्वोलाई एंड इंटरस्टिशियम कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। किससे होगा? इन्फेक्शन की वजह से होगा। विथ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसी से भी हो सकता है। इट लीड्स टू कंसोलिडेशन, solidification of affected lung area due to accumulation of inflammatory exudate in alveoli। अब इसमें होता क्या है समझो। लंग्स में माइक्रोवेसल्स रहती है, ठीक है, कैपिलरीज रहती है। अब लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज हुआ। इन्फ्लामेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या जाता है? वहाँ पे हमारे डब्ल्यूबीसी जाते हैं, प्लाज्मा जाता है और सब कुछ जाता है। अब मान लो कि बैक्टीरिया अगर लंग्स में पहुँच गया, उसको ख़त्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी गए, ठीक है। कैपिलरीज से बाहर निकल के गए तो वहाँ पे क्या हुआ? एग्जूटेड हुआ। एग्जूटेड मतलब कि कहीं भी चीज़ पे ब्लड का या किसी का भराव, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्लूइड का कहीं पे अगर भराव होता है तो उसको एग्जूटेड बोलते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें वहाँ पे डब्ल्यूबीसी गए, बैक्टीरिया थे वहाँ पे, पस फिल्ड एरिया था। तो उसको लंग ने क्या किया, डब्ल्यूबीसी ने क्या किया कि उस बैक्टीरिया को अगर लंग ख़त्म नहीं कर पाता, बैक्टीरिया को अगर डब्ल्यूबीसी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है? कंसोलिडेशन हो जाता है, सोलिडिफिकेशन हो जाता है उस चीज़ का। अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन एक बार और समझ लो। निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा क्या है? जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? एल्वोलाई एंड इंटरस्टिशियम। किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इट लीड्स टू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है उस चीज़ का। जहाँ पे बैक्टीरिया था वहाँ पे लंग्स में क्या हो गया? सॉलिड पार्ट बन गए ऑफ द अफेक्टेड लंग एरिया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्जुटेट इन द एल्वोलाई। एटियोलॉजी, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? 2 कॉज हो सकते हैं। बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरल, फंगाई, एटिपिकल, कुछ भी हो सकता है। सोर्सेज क्या होते हैं? या तो आपको बाहर से लग गया हो, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर, किसी से आप पास में गुजरे हो या तो फिर हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ से हो गया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड, आपने हॉस्पिटल में, आपकी भर्ती हुई, आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में, विद इन 48 आवर अगर आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर निमोनिया हो जाता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। अगर आपको कहीं, आप बाहर घूम रहे हो या हॉस्पिटल में अगर विजिट के लिए किसी पेशेंट के पास गए हो और वहाँ से आपको बाहर आउटसाइड हॉस्पिटल आपको निमोनिया हो रहा है तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो गया, ठीक है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? वो निमोनिया जो गैस्ट्रिक कंटेंट लंग्स में जाने की वजह से हो जाता है। गैस्ट्रिक कंटेंट अगर हमने इनहेल कर लिए, लंग्स में चले गए, तो उसकी वजह से जो निमोनिया होगा उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहेंगे। बैक्टीरिया की वजह से जो निमोनिया होगा उसको, बैक्टीरिया कौन कौन सा निमोनिया कर सकता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्टेफ्टाइलोकोकस एन्यूरिज्म, कैप्चिला निमोनियाई। वायरल में इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस। फंगस में एस्परजिलस। टिपिकल में माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई, क्लेमाइडिया निमोनियाई। ठीक है, ये कुछ निमोनिया है। अब टाइप ऑफ निमोनिया की बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ निमोनिया। तो एक चीज़ हमेशा याद करना कि कभी भी लोबार निमोनिया 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, अलग से ब्रोंकियल निमोनिया 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इनकी डेफिनेशंस मैंने बड़ी बड़ी लिखी है। तो लोबार निमोनिया क्या हो रहा है? जब पूरा एंटायर लोब किसी लंग का इफेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया? लोबार निमोनिया बोल दिया। एक्यूट इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग एन एंटायर लोब ऑफ द लंग, कॉज बाय किसकी वजह से होता है? स्टेप्टाइलोकोकस निमोनिया, ठीक है, इसकी वजह से होता है। इट यूजुअली ओकर्स इन यंग अडल्ट। किस में होता है? यंग अडल्ट में होता है। हेज इज सडन ऑनसेट, एक्यूट है तो सडन ऑनसेट हो गई सही।
सीवियर ऑनसेट, प्रोड्यूस रस्ट लाइक कलर स्पुटम। कैसा कलर का स्पुटम होता है? रस्ट कलर का स्पुटम होता है। तो लोबार निमोनिया क्या हो गया? लोबार निमोनिया वो निमोनिया एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ एंटायर लोब ऑफ लंग, उसको क्या बोल दिया? लोबार निमोनिया बोल दिया। किसकी वजह से होता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। इसके बाद किस में होता है? यंग अडल्ट्स में होता है। कैसा ऑनसेट है इसका? सडन सीवियर ऑनसेट है और रस्ट कलर का स्पुटम होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फाइब्रोसिस हो सकता है। ब्रोंकल निमोनिया, ब्रोंकल निमोनिया क्या होता है? ब्रोंकल निमोनिया ए निमोनिया विथ ए पेची इन्फ्लामेशन अराउंड द ब्रोंकाई। ठीक है, पेची इन्फ्लामेशन अराउंड द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कॉमनली कॉज्ड बाय स्टेफ्टाइलोकोकस और कैप्सिला। ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से लंग्स में अगर कोई सा निमोनिया हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियाई निमोनिया। ब्रोंकियाई निमोनिया, लोबार निमोनिया पूरे लोब को अफेक्ट कर रहा था, तो ब्रोंकाई निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया किसको अफेक्ट करेगा? ब्रोंकाई को करेगा और ब्रोंक्यूल्स को करेगा। ठीक है, ब्रोंकियल निमोनिया किसको करेगा? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। लोबर निमोनिया किसको करेगा? लोब को करेगा। ठीक है, और इसमें पेची इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है मेनली, और कॉमनली कॉज्ड बाय किसकी वजह से होता है? स्टेफ्टाइलोकोकस और कैप्सिला। उसमें किसकी वजह से हो रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज़ मोर कॉमन इन इन्फेंट एंड एल्डरली। इसमें ये किसमें देखने को मिलता है? इन्फेंट्स छोटे बच्चों में, और एल्डर बूढ़े में। विथ ए ग्रेजुअल ऑनसेट एंड पस फील्ड स्पूटम। और इसमें कैसा स्पूटम देखने का मिलेगा? उसमें रस्ट कलर था, इसमें पस फील्ड है। और उसमें एक्यूट ऑनसेट था, सडन ऑनसेट था, इसमें कैसा था? ग्रेजुअल। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लंग्स एब्सेस और एम्फाइजीमा। ठीक है, इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होता है? इन्वॉल्व्स एल्वोलाई वॉल एंड इंटरस्टिशियम। इसमें क्या हो रहा है? एल्वोलर वॉल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और इंटरस्टिशियम को जो निमोनिया इन्वॉल्व कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल निमोनिया कॉज बाय वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? वही, अगर हमने कोई लंग्स का कोई फूड मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल्स जो है हमारे लंग में चला गया, हमने जैसे उल्टी करी तो वो उल्टी लंग्स में चली गई, उसको एस्पिरेशन निमोनिया। ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू डिपेंडेंट लंग सेगमेंट कॉज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। इसके बाद फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस हम मेनली बात करेंगे लोबार निमोनिया की। तो लोबार निमोनिया की पैथोजेनेसिस आपको याद रखनी है 4 स्टेज में। क्या होते हैं? कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिसोल्यूशन। कंजेशन में क्या होता है? एल्वोलाई फिल्ड विद सीरस फ्लूइड, फ्यू न्यूट्रोफिल्स एंड मैनी बैक्टीरियोफिल्स। अब मान लो कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे एल्वोलाई में हो रहा है, तो एल्वोलाई काय से फिल्ड हो गई? सीरस फ्लूइड से हो गई। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स चले गए, बैक्टीरिया चले गए। अब लंग्स वजन से हार्वी हो गया, रेड हो गया, बॉल्जी हो गया। रेड हेबिटाइजेशन किसको बोला? एल्वोलाई फिल्ड विद आरबीसी। अब यहाँ पे क्या पहुँच गए? आरबीसी भी पहुँच गए, न्यूट्रोफिल्स पहुँच गए, और फिब्रिन पहुँच गया। तो उसको क्या बोल दिया? रेड हेपेटाइजेशन बोल गया। एल्वोलाई रिजेंबल्स लीवर। एल्वोलाई किसकी जगह किसकी तरह दिख रहा है? लीवर की तरह दिख रहा है। उसी को इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हेपेटाइजेशन, हेपेटिक सेल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखो समझ में आएगा। इसके बाद फिर ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन क्या होता है? आरबीसी डिसइंटीग्रेट। आरबीसी क्या हुआ? यहाँ पे आरबीसी फील्ड थी, यहाँ पे क्या हुआ? आरबीसी टूट गई, न्यूट्रोफिल्स आ गए, और फिब्रिन रिमेन। ठीक है, लंग्स लुक लाइक ग्रे एंड फिल्म। अब प्री सॉल्यूशन की बात करें तो एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ एग्जूटेट। अब जो भी वहाँ पे भराया हुआ था, जो भी एग्जूटेट, मैंने क्या बोला था? किसी भी चीज़ को फ्लूइड का भरा जाना तो उसको एग्जूटेट बोलते हैं। तो जो वहाँ पे एग्जूटेट, जो भी पार्टिकल्स अपने बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स से माइक्रोफेजेस जो भी वहाँ पे भराए हुए थे उन सबको क्या हुआ? एंजाइम खा गया, क्लियर्ड बाय मैक्रोफेजेस, और लंग्स कैसा हो गया? नॉर्मल में हो गया। तो ये 4 स्टेज में हमारा लोबार निमोनिया हमको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसे क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे? तो फीवर, चिल, मलेशिया, कफ, ब्रेथलेसनेस, स्पूटम, ये सब हमें देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लंग एब्सेस, एम्फाइजीमा, सेप्टिसीमिया, प्लूरल इफ्यूजन, फाइब्रोसिस। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या-क्या कराना है? चेस्ट एक्स-रे, स्पूटम एग्जामिनेशन, क्योंकि अब रस्ट कलर था, पस फील्ड था, तो हमें पता लगेगा कौन से टाइप का है। सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को आराम करने देना है, अच्छे से पानी पिलाना है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, एंटीबायोटिक देना है। जो भी उसको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस बैक्टीरिया पे बेस करके हमें एंटीबायोटिक देना है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। एंटीपायरेटिक देना है अगर फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है तो कफ सप्रेसेंट देना है, नेबुलाइज कराना है पेशेंट को अगर स्पूटम आ रहा है तो।
ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा, निमोनिया का। इसमें हमने क्या पढ़ा, निमोनिया में निमोनिया की डेफिनेशन पढ़ी। निमोनिया एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, इसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन सॉलिडिफिकेशन हो जाता है जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट था उसका। कॉजेज क्या होते हैं, दो तरह के कॉजेज होते हैं, बाई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सोर्सेज के अकॉर्डिंग हो सकता है। टाइप्स ऑफ निमोनिया की बात करें तो चार टाइप के निमोनिया होता है, लोबार निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया। पैथोजेनेसिस की बात करें तो चार ही स्टेप इसमें होती है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिसोल्यूशन। क्लिनिकल फीचर्स तो पेशेंट हमारे साथ फीवर हो सकता है, चिल, मलेशिया, कफ, ब्रीथलेसनेस, स्पूटम। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लंग में पस बन जाना, लंग एब्सेस, ठीक है, एम्फाइजीमा हो जाना। इसके बाद फिर क्या, सेप्टिसीमिया, प्लूरल अफेक्शन और फाइब्रोसिस। इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर और ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आज का, उसको हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब निमोनिया जो था वो एक्यूट इन्फ्लामेशन था, यहाँ पे नाम में आ रहा है क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि लंग में सांस जाने में दिक्कत आ रही है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। इसके बाद सीओपीडी इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लार्जली इरिवर्सिबल disease characterized by the persistent airflow obstruction due to the chronic bronchitis and emphysema। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सीओपीडी में, सीओपीडी में हो रहा है कि लंबे समय से बहुत चलती हुई धीरे 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 ग्रेजुअल ऑनसेट की बीमारी है, जो अभी भी और ज़्यादा आगे बढ़ रही है और ये इरिवर्सिबल है, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। कैरेक्टराइज बाय किसकी वजह से ये होती है, अपन इसको कैसे पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा क्या होता है, तो ये सेपरेट 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। कभी कभी तो एम्फाइजीमा है जो वो 10 नंबर में पूछ लेता है, तो वो आगे हम कवर कर लेंगे। और ब्रोंकाइटिस अभी हम शॉर्ट में देख लेंगे। It mainly result from the long term exposure to irritants and especially cigarette smoker। ये किन पेशेंट में हमको देखने को मिलता है, सिगरेट स्मोकर्स में, या तो फिर किसी को एलर्जी थी तो लॉन्ग टर्म वो इरिटेंट से एक्सपोज होता रहा बार बार, तो उसमें। कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ सीओपीडी, तो हमने क्या पढ़ा, सीओपीडी किसकी वजह से हो रहा है, ब्रोंकाइटिस की वजह से और एम्फाइजीमा की वजह से, तो वही कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस हाइपर सिक्रीशन इन द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में जब म्यूकस मेम्ब्रेन का हाइपर सिक्रीशन होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसको समझो, इन्फ्लामेशन हुआ, बैक्टीरिया पहुंचा, उसने इंजरी की, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन हुआ और वहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। इम्फजीमा क्या होता है, परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट डायलोटेस्ट, वो जो एल्वोलाई, जहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज होने की जगह पे वो डायलेट हो गई और डिस्ट्रक्ट हो गई, मतलब कि वो टूट गई है अब एल्वोलाई, तो वहाँ पे एयर चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसको हम सीओपीडी में, मोस्ट पेशेंट है वो बोथ द फीचर, अधिकतर पेशेंट में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। एटियोलॉजी की बात करें तो स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, एक्सपोशनल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल, सॉरी, ऑक्यूपेशनल, कोल, टेक्सटाइल, सीमेंट, डस्ट, क्रोनिक इन्फेक्शन, जेनेटिक, अदर्स। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस कैसे बीमारी कोज होगी, तो क्रोनिक इरिटेंट जैसे स्मोकिंग डस्ट हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ एयरवे का, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर सिक्रीशन हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्ट हो गई। इलास्टिक, जो लंग्स जो है अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाता है, वो साइज़ की जो इलास्टिक, जो उसकी इलास्टिक कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। और नैरोइंग एयरवे, जो एयरवे था वो नैरो हो गया, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जो एयर जो आराम से अभी तक अंदर बाहर आ जा रही थी, वो क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। एयर ट्रिपिंग हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फूलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा इसकी वजह से, और CO2 रिटेंशन बढ़ जाएगा, CO2 बाहर नहीं आ पाएगी क्योंकि रिकॉइल इलास्टिक कैपेसिटी जो थी उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जनरली पेशेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रेजुअल ऑनसेट,
क्रॉनिक है ना तो ग्रेजुअल ऑनसेट, क्रोनिक कफ, फटीग। रेस्पिरेटरी की बात करें तो डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजलिंग, प्रोडक्टिव कफ, स्पूटम। कफ और स्पूटम की बात करें तो परसिस्टेंस, वर्सिंग इन मॉर्निंग। साइनोसिस की बात करें तो साइनोसिस कब होगा? ब्रूइसनेस, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोसिस। चेस्ट कैसा रहेगा? बेरल शेप चेस्ट रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा? बैरल शेप चेस्ट रहेगा। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन रहेगा, मतलब सांस जो है वो धीरे धीरे बाहर आएगी, सांस अंदर जाएगी लेकिन धीरे धीरे बहुत आराम से आएगी। कोर पल्मोनरी, कोर पल्मोनरी जो है वो खुद में अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही समझ लो। कोर पल्मोनरी क्या होता है? राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब लंग्स में जो है ब्लड आराम से जा रहा है लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, मतलब राइट साइड से हार्ट ने पंप किया तो लंग्स में चला गया, लेकिन अब लंग्स से वापस नहीं आ पा रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड को ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, बार बार ज़्यादा बीट्स देनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से राइट साइडेड हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है उसकी वजह से, ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। कोर पल्मोनरी अभी मैंने आपको समझाया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, न्यूमोथोरेक्स। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो चेस्ट एक्सरे, स्पूटम, सीबीसी, ब्लड कल्चर, पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी। इसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट की तो ब्रेड रेस्ट तो देंगे ही देंगे, एडुकेट हाइड्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, कफ सप्रेसेंट देंगे, नेबुलाइज देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ट्रीटमेंट जो है सीओपीडी का और निमोनिया का सेम दिया है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स भी आप लगभग लगभग सेम लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन लगभग लगभग सेम होती है, कॉम्प्लिकेशन सेम्स होती है। अब हम एम्फाइजीमा देखेंगे। डेफिनेशन: एम्फाइजीमा इज ए क्रॉनिक लंग डिसीज, ठीक है। सीओपीडी भी क्रॉनिक था तो एम्फाइजीमा भी क्या है? क्रॉनिक है। कैरेक्टराइज बाय परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्पेस डिस्टिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल with loss of elastic tissue leading to difficult in expiration and air trapping। अभी हम आगे समझ में आए कि क्या होता है कि क्रॉनिक सीओपीडी में क्या होता है। सीओपीडी का एम्फाइजीमा हमने देखा था। एम्फाइजीमा में क्या हो रहा था कि जो एयर फिल्ड स्पेस थी उसका डायलेटेशन हो जा रहा था और एयर फिल्ड एल्वोलाई की जो वॉल्स थी उनका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लंग्स ने अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दी थी। इलास्टिसिटी लूज कर दी तो लंग्स जो है अपनी साइज में नॉर्मली नहीं आ पा रहा था, नहीं आ पा रहा था तो एयर ट्रैपिंग हो जा रही थी। एयर ट्रैपिंग हो जा रही थी तो पेशेंट को सांस बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। वही इस डेफिनेशन में लिखा है, एम्फाइजीमा इज ए क्रॉनिक लंग डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्पेस distal to terminal bronchiole with loss of elastic tissue leading to difficulty in expiration and air trapping. It is one of the major form of chronic obstructive pulmonary disease, ठीक है। टाइप्स की बात कर लेते हैं तो ये मेनली 4 टाइप का होता है, खाली नाम भी याद रख लेना। सेंटरी लूब्यूलर, ठीक है, पेनासिनार, पेरासेप्टल और इर्रेगुलर। ये 4 नाम है जो आपको नाम रखने हैं। फर्स्ट वाले का नाम क्या है? सेंटरी एसिनार, ठीक है, ये भी उसका नाम होता है। तो ये 4 नाम है। इसके बाद फिर कोजेस सेम एज सीओपीडी। मॉर्फोलॉजी: लंग्स में क्या क्या चेंज आ रहे थे? तो बैरल शेप्ड लंग हो रहा था, ठीक है, बैरल शेप्ड लंग हो रहा था। लंग्स आर एनलार्ज, लंग्स कैसे हो रहे थे? बड़े हो जा रहे थे, पेल हो जा रहे थे और ओवर डिस्टेंटेड, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी क्या है? खत्म हो चुकी है ड्यू टू ओवर इन्फ्लेशन। इसके बाद फिर बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक, जब अपन ने एक माइक्रोस्कोप लगा के लंग्स के एक टिश्यू को देखा तो फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलियर सेप्टल, एनलार्ज एयर स्पेसेस, लॉस ऑफ कैपिलरी ब्लेड, फाइब्रोसिस में भी मिनिमल। इसके बाद फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो सेम लिखना है, कॉम्प्लिकेशन सेम, डायग्नोसिस सेम, ट्रीटमेंट सेम। डायग्नोसिस को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लेब टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक निमोनिक याद रख सकते हो आप, इसके ये जो फीचर्स है माइक्रोस्कोपिक और ये सब याद रखने के लिए, तो बैरल चेस्ट देखने को मिलता है हमें, ठीक है। बी CO2 ज़्यादा हो रही थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बी से बैरल चेस्ट, सी से कफ, ओ से ओवर इन्फ्लेशन लंग, टू से टू मेन टाइप, ठीक है, सेंटरी एसिनार और पेरासिनार। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने
निमोनिया देख लिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज क्या है, लंबे समय से किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसको क्या बोला था, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये मेनली दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस, इन्फ्लामेशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकाई। एम्फाइजीमा क्या था, परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई। ठीक है। एटियोलॉजी स्मोकर्स में देखने को मिलेगा, एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जेनेटिक, अदर्स। पैथोजेनेसिस हमने देखा, क्लिनिकल फीचर्स देखा कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफ होगा, स्पूटम होगा, बैरल शेप चेस्ट होगा, कोर पल्मोनरी होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी फॉल्वर हो सकता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, न्यूमोथोरेक्स। इन्वेस्टिगेशन हमने देखी थी कौन कौन सी कराना है, ट्रीटमेंट हमने देखा था। एम्फाइजीमा की हमने मेन डेफिनेशन देखी थी कि एम्फाइजीमा जो है क्रोनिक लंग डिसीज है, कैरेक्टराइज किससे होता है, परमानेंट डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर फील्ड स्पेस डिस्टेंस टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल विथ लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू लीडिंग टू डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन एंड एयर ट्रैपिंग। इसके बाद फिर बात करें तो ये एक टाइप होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का, ये चार टाइप के होते हैं, सेंट्रल लोब्यूलर, पेनासिनार, पेरासिनार और इरेगुलर। इसके बाद कोस सेम एज सीओपीडी, जो हमने सांस लेने में दिक्कत थी, स्मोकिंग, जेनेटिक। ठीक है। इसके बाद फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है, चेस्ट जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, पेल हो जाता है, ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक में जब हमने देखा तो फिर क्या देखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर सेप्टल, इनलार्ज एयर स्पेस, लॉस ऑफ कैपिलरी बेड, फाइब्रोसिस। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सेम लिखना है। ठीक है। इसके बाद फिर ब्रोंकियल अस्थमा देख लेते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, ये भी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है ऑफ द एयरवे, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ विजलिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टिंडरनेस एंड कफ ड्यू टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज रिवर्सिबल। ठीक है। सीओपीडी की हम बात करें तो उसमें हमने क्या देखा था, सीओपीडी इरिवर्सिबल थी और वो भी क्रोनिक थी। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा देखें तो ब्रोंकियल अस्थमा कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है, याद रखना है, ब्रोंकियल अस्थमा कैसा है, रिवर्सिबल है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का, मतलब इसमें बहुत लंबे समय से एयरवे में हमें दिक्कत आ रही है। जो काय से कैरेक्टराइज होता है, इसको हम क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ विजलिंग, पेशेंट के जो सांस लेने में मतलब खर 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 की आवाज़ आएगी, पेशेंट की सांस बहुत जल्दी पूछेगी, फूलेगी, चेस्ट टिंडरनेस देखने को मिलेगी एंड कफ ड्यू टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें कफ भी देखने को मिलेगा, देट इज रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल है, आइदर स्पॉन्टेनियस और विथ ट्रीटमेंट, अपने आप भी सही हो सकता है और ट्रीटमेंट से भी सही हो सकता है। टाइप्स की बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा मेनली टू टाइप का होता है, एक्सटेंसिक, इंटेंसिक। एक्सटेंसिक किसकी वजह से, एलर्जिक, एक्टोपिक अस्थमा। इसके बाद इंटेंसिक की बात करें तो नॉन एलर्जिक, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और इसके बाद ड्रग्स की वजह से भी होता है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कॉजेज की, तो सेम एज सीओपीडी आपको लिखना है, खाली दो कॉज इसमें बढ़ा देना है, एक तो स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज और एक ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड कैसा होता है, बीटा ब्लोकर या एनआईएसडी की वजह से। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात कर ले तो एलर्जन एक्सपोजर, पेशेंट जो था वो एलर्जी के एक्सपोजर में गया, तो एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल हुआ, रिलीज ऑफ मीडिएटर, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन हुआ, म्यूकोसल एडिमा हुआ, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो गया, एयरवे नैरोइंग हो गई, विजलिंग एंड ब्रीथलेसनेस हमें देखने को मिली। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आप सेम लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं कि एपिसोड विजलिंग एंड ब्रीथलेसनेस जो हमें देखने को मिल रही थी, कब देखने को मिल रहा था, चेस्ट टिंडरनेस देखने को मिलती रही थी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन, रिलीफ आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर्स। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, क्रोनिक एयरवे प्रॉब्लम लाइक सीओपीडी, लंग एब्सेस, एम्फाइजीमा, इसके बाद सेप्टिसीमिया, प्लूरल इफ्यूजन, फाइब्रोसिस। इन्वेस्टिगेशन सेम एज सीओपीडी आपको कराना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अवॉइड ट्रिगर्स, जो भी एलर्जी, जिससे भी आपको एलर्जी है उसको अवॉइड करो, जैसे डस्ट, स्मोक, एलर्जेंस। मेडिकेशन क्या क्या देना है, ब्रोंकोडाइलेटर देना है। इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारी लंग की जो पाइप थी वो छोटी हो जा रही थी, तो उसको हम ब्रोंकोडाइलेटर देंगे तो वो वापस से बड़ी हो जाएगी। उसमें सबसे पहला क्या आता है, सैल्ब्यूटामोल। कोर्टिकोस्टेरॉइड देना है ताकि इन्फ्लामेशन कब होता है, कम हो, तो ब्यूडनीसिनॉल।
ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्टिक देना है, मोंटेलिडोकास्ट एंटाहिस्टामिनिक भी दे सकते हो अगर एलर्जी है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है। और पेशेंट को बताना है कि आप कैसे जो है इन सब से बच सकते हो, जैसे आपको एलर्जी में नहीं जाना है ये सब। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का, जिसमें पेशेंट को रिकरेंट विजलिंग एपिसोड आती है, ब्रीथलेसनेस होती है, चेस्ट टेंडरनेस होती है, कफ होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। टाइप्स की बात करें तो मेनली एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक होती है, ट्रिगर्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ड्रग्स से भी होती है। कॉजेज की बात करें क्यों होता है ये, तो सेम सीओपीडी के सारे कोज आपको याद करना है, और स्ट्रेस, एक्सरसाइज और ड्रग इंड्यूस्ड भी कभी कभी होती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस हमने देखा, क्लिनिकल फीचर्स देखे, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ज़रूर उसको समझाऊंगा और आंसर दूंगा। थैंक यू।